जय हिंद साथियों, स्मार्ट स्टडी अड्डा परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डेली की तरह आज भी हम सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। ठीक, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रविशेषण होता है। तो प्रविशेषण क्या होता है? सबसे पहले जानिए आप सभी कि विशेषण क्या होता है। विशेषण तो विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेष की विशेषता जो बताए, विशेष क्या होता है? जो संज्ञा व सर्वनाम के शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्य किस आचार्य का कथन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ। तो जल्दी जल्दी आप सभी बताइए कि वाक्यम रसात्मक काव्य किस आचार्य का कथन है। तो ये विश्वनाथ जी का कथन है। इसका राइट आंसर विश्वनाथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विधि का विलोम होगा। स्तुत्य का विलोम पूछे क्या होता है? तो हेय होता है। जड़ का विलोम पूछे क्या होता है? चेतन है। स्तुति का विलोम पूछे क्या होता है? तो निंदा है। निंदा। विधि का विलोम पूछे तो निषेध है। राइट आंसर निषेध है। तो याद रखिए आप सभी, स्तुति का विलोम हे होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है, और स्तुति का विलोम निंदा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष शब्द है लघु, सुंदर, लंबा, लाली। तो विशेष शब्द आपको बताना है। लघु, सुंदर और लंबा, ये तीनों शब्द क्या है? विशेषण है। लालिमा जो है ये विशेष्य है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिडौजा किसकी पर्यायवाची है? अप्सरा की, विष्णु की, इंद्र की, शिव की। तो शिव जी की महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो है उन्हें आप सभी नोट कर लीजिए। महेश, महादेव, नीलकंठ, नीलकंठ, भोलेनाथ, ये शिव जी की इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। इन्हें आप सभी याद रखिएगा। शंभु। विष्णु की पर्यायवाची पूछे क्या होता है? तो नारायण, दामोदर, जनार्दन, माधव। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आप सभी याद रखिएगा। विष्णु के और शिव के। बिरौजा किसकी पर्यायवाची है? तो ये इंद्र की पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य जो पर्यायवाची है इंपॉर्टेंट है, जैसे पुरंदर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुरंदर, शुरपति, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले पर्यायवाची हैं। देवराज, इन्हें आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। निवृत्ति किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का। अब विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। राइट आंसर सी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेक्षा पर्याय है कामदेव, आंख, आम, परिजात।
अगर आंख का पर्यायवाची पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि आंख का पर्यायवाची क्या होता है। अच्छी, चक्षु, लोचन, दृष्टि, अंबक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंख के पर्यायवाची हैं, इन्हें आप सभी याद रखिएगा। आम का पर्यायवाची क्या होता है अगर पूछता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखिएगा। रसना, आम्र, रसाल। तो यहाँ पर प्रेक्षा का पर्याय पूछा है तो क्या होता है, आंख होता है। ठीक, इसका राइट आंसर बी है। और आंख के अन्य पर्यायवाची भी आप सभी याद रखिए। और कामदेव देव का पर्याय पूछे क्या होता है, तो इसे भी आप सभी याद रखिए, मकर ध्वज। मकर ध्वज, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसके साथ ही पंचसर है, पंचसर। आप सभी इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास को शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका सामने, तो कौन सुमेलित नहीं है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है, ऋजु का सीधा होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, प्रसारण का संकुचन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। ऋजु का विलोम जो है वक्र होता है। क्या होता है, वक्र, सीधा नहीं होता है। अन्य तीनों आप सभी के सुमेलित है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साहित्य से प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्मजयी के लेखक हैं केदारनाथ, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, नासिरा शर्मा। तो आत्मजयी के लेखक जो हैं कुंवर नारायण जी हैं। इसका राइट आंसर बी है। और इस कृति के लिए 1995 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 1995 में व्यास सम्मान। आप सभी याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछता है कि कुंवर नारायण को व्यास सम्मान कब मिला था, तो 1995 में मिला था। नासिरा शर्मा की एक महत्वपूर्ण रचना है कागज की नाव। कागज की नाव। तो आप सभी इसे भी ध्यान रखिएगा कि कागज की नाव रचना पूछे किसकी है, तो नासिर शर्मा की है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जहां जड़ पर चेतन का यहाँ पर आरोप होगा, आरोप हो, वहां अलंकार होता है। मां रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो जहां जड़ पे चेतन का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोप का विलोम क्या है। दर्प है, परिसीमन है, कोमल है, कृपा है। तो जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दीजिए। तो दर्प का विलोम क्या होता है, नम्रता होता है, नम्रता। परिसीमन का विलोम क्या होता है, असीमन होता है, असीमन। कोमल का विलोम क्या होता है, कठोर होता है। तो कोप का विलोम कृपा होता है। राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नदी के पर्यायवाची नहीं है, स्रोतस्विनी, सरिता, तरिणी या फिर तरिणी। तो आपको बताना है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है डी है। तरिणी जो है ये नाव का पर्यायवाची है, नौका का। ठीक, याद रखिएगा आप सभी। तो नौका के अन्य जो पर्यायवाची हैं, पतंग होता है, तरी होता है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। तो नदी के अन्य पर्यायवाची पूछे क्या होते हैं, कि निम्नागा होता है, निम्नागा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी ये सब। कुलंकसा किसके पर्यायवाची है, नदी के पर्यायवाची है। नद्य और तटिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो पंक्ति में अलंकार है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो एक्सप्लेन वाले प्रश्न हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, अन्यथा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। जल्दी से आप सभी को आंसर, और आप सभी कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिएगा। चिदम्बरा किसकी कृति है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर
अज्ञेय की। तो महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट रचना एक है यामा। यामा, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में। क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछी यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला था? तो 1982 में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर पूछता है कब मिला था? तो 1972 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। तो याद रखिएगा, अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। इस कृति के लिए अज्ञेय जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1978 में मिला था। कब मिला था? 1978 में। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? 1972 में मिला था। महादेवी वर्मा को कब मिला था? 1982 में मिला। चिदंबरा किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इस कृति के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। यहाँ से आप सभी के 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। तो आप सभी इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आशा, शस्त्र, पालक, नृत्य। आप सभी को बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आशा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चला रहा है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बनाती है। तो आप सभी को पता, जहां कर्म का होना नहीं पाया जाता वहां पर अकर्मक क्रिया होती। रामू क्या खाता है? तो आप सभी अगर प्रश्न कर रहे हैं तो आप सभी को आंसर मिल रहा है कि खाना खाता है। चालक क्या चला रहा है? तो चालक गाड़ी चला रहा है। माँ स्वेटर बनाती है। तो यहाँ पर जो स्वेटर है, यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। क्या बनाती है? तो स्वेटर बनाती है। इसका राइट आंसर जो है सी है। श्याम हंसता है, तो हंसना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दीजिएगा। भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है व्यास सम्मान, भारत भारती, साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है वो ज्ञानपीठ सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर डी है। आप सभी इसे याद रखिएगा। व्यास सम्मान के संदर्भ में अगर पूछा जाता है कि ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। के बिरला फाउंडेशन ने शुरुआत किया था। ठीक, के बिरला फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नत का विलोम है, मद है, उन्नत है, दास है या फिर तृष्णा है। तो तृष्णा का विलोम पूछता है, क्या होता है? तृप्ति होता है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा, तृप्ति होता है। नद का विलोम पूछे, उन्नत है। राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, अंतरीप कहते हैं, यहाँ पर अज्ञ होगा या फिर अज्ञ कहते हैं। तो अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और पृथ्वी का वह भाग जो दूर समुद्र में चला गया है उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। अंकेक्षक किसे कहते हैं? हिसाब किताब की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन को कहते हैं? अजाऊ कहते हैं, अथऊ, अध्युड़ा या फिर अनाद्रत। अनाद्रत किसे कहते हैं? वह फूल जो सूंघा न गया हो, वह फूल जो सूंघा न गया हो, उसे क्या कहते हैं? अनादत कहते हैं। अधूरा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो।
ठीक, याद रखिएगा कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया उसे अद्युड़ा कहते हैं। अजाप किसे कहते हैं? पाप के बदले मिलने वाले दुख को अजाप कहते हैं। और जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले के भोजन को अथऊ कहते हैं। याद रखिएगा, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी, और जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप सभी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द: प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर या जनता। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। बारिश, ये सदैव एक वचन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पानी, दूध, दही, जल, आकाश, ये सदैव एक वचन में होते हैं, तो इन्हें आप सभी याद रखिएगा। और जनता, इसका राइट आंसर क्या है? डी है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे इससे प्रश्न है, उसे भी हम सभी अच्छे से देखेंगे। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान क्या कहा जाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है नेपथ्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। 3 भाववाचक संज्ञा है, 1 नहीं है। तो जो बीमारियां है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी के सामने प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। धुंधला शब्द में विशेषण है सार्वनामी, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर क्रमवाचक। तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीति। तो पुल्लिंग यहाँ पर क्षेत्र है, राइट आंसर सी है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सामने है आप सभी के, तो आंसर दीजिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? किसी और दूसरे आदमी को भेजो, अधिकांश लोगों का यही विचार है। शेर को दो देखकर उसका प्राण सूख गया, मैंने अनेक ग्रंथ देखे। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। बाकी के तीनों जो है अशुद्ध है। यहाँ पर जो और शब्द है ये नहीं होना चाहिए था। अधिकांश लोगों नहीं होगा, ठीक। तो ये सभी ऑप्शन गलत है, और शेर को देखकर उसका नहीं, उसके होगा। तो तीनों अशुद्ध है, एक आपका शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृगांक पर्यायवाची है चंद्रमा का, यमुना का, चतुर का या फिर घोड़ा। तो मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, राइट आंसर ए है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची आप सभी को बताने हैं कि क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? पक्षी, द्विज, नौकर, मृत्यु, पृथ्वी, वसुमती, बंदर, तुषार। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर बी है। बंदर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ पर पर्यायवाची ही दिया है, तो आपको पर्यायवाची से ही तो मिलाएंगे। क्या होता है? वानर, मरकट, शाखामृग। शाखामृग ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। अन्य के तीनों सही है। तुषार अगर पूछता है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये बर्फ का है। किसका है? बर्फ का। क्या होता है? बर्फ, हिमक्रीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? जनता, वर्षा, पानी, प्राण। तो आपको बताना है कि कौन सा एक वचन नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राण है ये एक वचन नहीं है। बाकी के तीनों जो शब्द दिए हुए हैं वो सदैव एक वचन में होते हैं। आप सभी यहाँ नोट डाउन कीजिए कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे सदैव एक वचन में होने वाले शब्द इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सभी नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या होता है? दर्शन, आशु, हस्ताक्षर,
राम, होश, बाल, ये सदैव बहुवचन में होते हैं। तो आप सभी इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आप सभी के सामने। कौन सी उपभाषा सौर शैली अपभ्रंश में नहीं आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो इसका राइट आंसर जो है ए है। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। किसमें आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश में। तो राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी के सामने है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहान को पंछी पुनि जहान में आवे। पंक्ति में रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, शांति रस है या फिर भक्ति रस है? तो मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहान को पंछी पुनः जहान में आवे, यहाँ पर भक्ति रस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अघोष वर्ण है, आप सभी को बताने हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। सबसे पहले अगर पूछता है स का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होता है? तालु होता है, तालु। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। र का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो आप सभी को अघोष वर्ण बनाने हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आप सभी अघोष और सघोष क्या होते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। ठीक, अघोष के अंतर्गत जो है वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म वर्ण के जो तीनों स हैं, ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। याद रखिएगा आप सभी। सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण का जो है वो क्या होता है? सघोष होते हैं। और सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। अघोष बताना है कि क्या है। तो ये चारों जो है न वर्ग के पहले हैं न दूसरे शब्द है, वर्ण है। तो यहाँ पर जो स है ये क्या है? अघोष है। यहाँ पर क्या है? स है। ठीक, ध्यान रखिएगा। स जो है क्या है? अघोष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओ और ओ कौन से शब्द हैं? तंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, मूर्धन्य है या फिर कंठोष्ठ है? तंतोष्ठ पूछे किसका उच्चारण स्थान है? तो व का उच्चारण स्थान है। कंठ तालव्य किसका उच्चारण स्थान है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य पूछे किसका उच्चारण स्थान है? तो ट वर्ग, ट वर्ग और इसके साथ ही री, र और जो ये स है षटकोण वाला, इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं मूर्धन्य है। आप सभी से पूछा है कि ओ और अ शब्द का उच्चारण स्थान, तो कंठोष्ठ है। राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। अर्ध विराम का चिन्ह है, चारों में से आपको बताना है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। बी किस का चिन्ह है? अल्प विराम, अल्प विराम। और ये संबोधन का चिन्ह है, संबोधन। और ये संबोधन कह सकते हैं या फिर आश्चर्य कह सकते हैं। ठीक, आश्चर्य का चिन्ह भी कह सकते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा। और ये किसका चिन्ह है? विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। संबोधन या फिर आश्चर्य। ठीक, अर्ध विराम पूछा है तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पे सर्वनाम शब्द बताने हैं, तो कौन जो है ये सर्वनाम है? राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कुसुम का विशेषण है कुसुमता, कुसुमलता, कुसुमित या फिर कुसुमती? तो कुसुम का जो विशेषण है कुसुमित होता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्म? तो तुम जाओ सो जाओ यहाँ पर वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राइट आंसर ए है। हंसना, हंसना, सोना और रोना, जागना, यहाँ पर सदैव अकर्मक क्रिया होती है जहां ऐसे शब्द आए। तो आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
जो कानून के विरुद्ध उपयुक्त शब्द में चयन कीजिए। तो जो कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और ये लास्ट प्रश्न है आज के लिए। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में यहाँ पर द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर जो है द्वंद्व समास होगा। धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। 40 में से कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं जरूर बताइएगा। और आज के लिए आपको प्रश्न है एक, जिसका आंसर आप सभी को बताना है कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद है? शोरठा होता है, रोला होता है, बरवे होता है या फिर चौपाई? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।